नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी जीआईसी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो निबंध का पोर्शन है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि निबंध लिखते समय क्या ध्यान रखें, निबंध कैसे लिखें, निबंध कहाँ से पढ़कर तैयार करें। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि हिंदी विषय के अतिरिक्त अन्य विषय के भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हैं, चाहे वो सोशल साइंस के हों, चाहे साइंस के हों। कारण जो भी हो, या उनको हमारी बात समझ में आती हो, या फिर शैली पसंद आ रही हो, या यूपी जीआईसी मुख्य परीक्षा को लेकर जो हम मॉडल पेपर आप सभी के सामने रख रहे हैं, उसका लाभ उनको मिल रहा होगा। तो तमाम विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि यूपी जीआईसी मुख्य परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में जो निबंध लिखना है 1000 शब्दों में, उसको हम कैसे तैयार करें ताकि 50 अंकों में से अधिक अंक हासिल करें। तो हमने भी इसको लेकर काफ़ी चिंतन और मंथन किया कि अपने विद्यार्थियों के लिए वो कौन सा रास्ता निकालें जिसको वो ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएं। तो निबंध लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, निबंध कैसे लिखें और कहाँ से पढ़कर तैयार करें, जो भी वक्त बचा हुआ है के अंदर। तो हम बात करें, तो जब आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में निबंध की महत्ता को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही हुई है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। आप देखेंगे कि आपके प्रश्न पत्र में ये नहीं लिखा गया कि आप उपन्यास लिखिए, कहानी लिखिए, लिखा गया कि निबंध लिखिए। और यहाँ निबंध लिखने से तात्पर्य यही है कि आप अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से बांधते हुए, विषय पर केंद्रित होते हुए अपनी बात लिखिए। निबंध अगर हिंदी के दृष्टिकोण से हम देखें तो कई तरीके से लिखा जाता है, विचारात्मक रूप में, भावात्मक रूप में, या ललित निबंध जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके प्रश्न पत्र में निबंध की मांग है, वो है विचारों के आधार पर आपको अपने विचार देने हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम निबंध लिखने बैठते हैं और मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, उसके दिमाग में विचार जब आने लगते हैं तो उनको बांधना बहुत मुश्किल होता है। तो हम निबंध लिखते समय उन विचारों को 3 भागों में बाँट कर देखते हैं। पहले भूमिका लिखते हैं, विषय विस्तार करते हैं, इसके बाद निष्कर्ष लिखते हैं। और जो हमारे बहुत ही सामान्य विद्यार्थी होंगे, जिनके दिमाग में ये आने लगा होगा कि हम भूमिका कितने शब्दों में लिखें, तो हमने जो निर्धारित किया कि भूमिका कम से कम 75 से 100 शब्दों में लिखने का प्रयास करें। विषय विस्तार है, तो उसको कई भागों में बाँटिए। कितना भी लंबा विषय हो, कठिन विषय हो, लेकिन उसको अगर आप खंड-खंड में, पैरा में बाँटकर लिखेंगे, तो आपको याद करने में, समझने में और लिखने में मदद मिलेगी। तो हमने सभी खंडों को 2-2 सौ शब्दों में रख दिया है और इसमें 50 कम ज़्यादा हो सकते हैं। एकदम से तराजू लेकर तौलना नहीं है, बस ध्यान में रखना है कि अनुमानतः हर जो विषय विस्तार में खंड है, वो 2-2 सौ शब्दों में होने चाहिए। निष्कर्ष को आप 100 शब्दों में लिखेंगे, तो कुल मिलाकर 1000 शब्द आपके पूरे हो जा रहे हैं। ठीक है? अगर आप इसको जोड़ लें, तो यहाँ पर 1000 शब्द हो जा रहे हैं। लेकिन ये अधिकतम है। आपको समय प्रबंधन का भी ध्यान रखना है, नहीं तो पता चला कि आप निबंध ही लिखते रह गए और अन्य चीज़ें छूट गईं। प्रथम प्रश्न पत्र में शुरू में आपको सामान्य हिंदी करना है, अगर अधिकतम अंक हासिल करना चाहते हैं, और फिर इसके बाद निबंध करना है। जो जितना समय आपके पास होगा, आप निबंध में लगा देंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि आपका निबंध जो कम से कम 800 शब्दों तक पहुँच जाए। अधिकतम है 1000 शब्द।
ठीक है, फिर भी आप 800, 850, अगर आप 750 भी कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपने अपने निबंध में क्या लिखा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं कहूँ कि हिंदी विषय से संबंधित अगर हिंदी साहित्य के जो प्रश्न होते हैं, वो भी निबंधात्मक ही होते हैं। आप अपने विचारों को उसमें लिखते हैं और आवश्यकता अनुसार विषय के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। कहीं न कहीं उसमें निबंध का भी बहुत रोल है। तो यहाँ पर आप निबंध का प्रारूप देख लिए कि 3 भागों में इसको बाँटकर आप तैयार कर सकते हैं और उनमें भी कितने-कितने शब्दों की रूपरेखा एक बना सकते हैं, उसके हिसाब से आप लिखेंगे। अब सवाल उठता है कि निबंध लिखते समय क्या ध्यान देना है? जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। जब विचार आते हैं, तो इतने प्रवाहित होते हैं कि उनको बाँधना मुश्किल होता है। तो जब आप निबंध लिखने बैठते हैं, तो ध्यान रखें कि विषय पर केंद्रित रहें। कई बार निबंध लिखते समय भटकाव आने लगता है। आप बात कुछ लिख रहे हैं, फिर उसी में बात आगे बढ़ती जा रही है और विषयांतर होने लग रहा है। आमतौर पर विषयांतर आप देखते हैं कि कक्षाओं में जब अध्यापक अपनी बात को रखते हैं, तो विषयांतर ज़्यादा होता है। लेकिन लिखने में आप विषयांतर करेंगे, तो आप अपने विषय से दूर हो जाएँगे। तो कोशिश करना है। आप अगर भटक रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप भटक रहे हैं, तो एक बार शीर्षक देख लीजिए, टॉपिक देख लीजिए कि हम आखिरकार किस पर लिख रहे हैं। तो विषय पर केंद्रित रहना है। विचारों को सुव्यवस्थित प्रस्तुत करें। तो सुव्यवस्थित प्रस्तुत करने के लिए जो हमें अभी हमने बताया था आपको कि 4 खंडों में बाँट लीजिए और 2-200 शब्दों में उसको लिखिए। विचारों को आप एग्जाम हॉल में सुव्यवस्थित नहीं करेंगे, बल्कि उसके पहले अभ्यास करके जाएँगे, तब वहाँ पर आप सुव्यवस्थित कर पाएँगे। संक्षेप में लिखें, दोहराव से बचें। कई बार लिखते-लिखते ऐसा लगता है कि हमें 1000 शब्द लिखना है, तो हम उसमें दोहराव करने लगते हैं कि पेज भर जाए। अगर ज़्यादा खाली रहेगा, तो एग्जामिनर को लगेगा कि जो विद्यार्थी कॉपी लिखा है, उसको तो कुछ नहीं आता था। तो इसके कारण आप बार-बार उसमें दोहराने लगते हैं। मुझे अपने एक कक्षा की बात याद आ रही है। मैं कबीर पर अपने विद्यार्थियों को क्वेश्चन दिया था। तो विद्यार्थियों ने लिखा था कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, कभी स्कूल नहीं गए थे, मसी कागज छुए नहीं, कलम गयो न हाथ। एक ही बात को लगातार वो दोहरा-तिहरा कर लिख रहे थे। तो क्या होगा इसमें? दोहराव होगा। आप अपनी भाषा शैली को कसी हुई बनाकर रखिए कि संक्षेप में लिख रहे हैं, लेकिन उसमें पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग करें कि उसकी व्याख्या एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। कहने का मतलब ये है कि दोहराव से बचना है। प्रभावी शब्दावलियों का प्रयोग करना है आपको। मतलब कि आपकी भाषा ठीक हो, सतही तौर की भाषा का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आप लिख रहे हैं। बोलने में तो आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हम कर लेते हैं, लेकिन लिखते समय थोड़ी-सी जो स्टैंडर्ड मानक भाषा है, उसका प्रयोग हमें करना है। अभ्यास करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा और आवश्यकता अनुसार आप मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार करना है, जिससे कि आपकी भाषा प्रभावशाली होगी और आपके जो कंटेंट है, उसमें दम आएगा। तो लिखते समय ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है कि भटकना नहीं है और दोहराव से बचना है। बाकी तो विचारों को सुव्यवस्थित आप कर लेंगे। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, अब वो उनका कहना है कि आप ही कुछ लिख कर दिखाइए, जिससे कि हमें एक गाइडेंस मिलेगा। तो हम तो अपने विद्यार्थियों को हर एंगल से 50 तरीके से पूछेंगे, तो 50 तरीके से। क्योंकि मैं क्लासिकल टाइप का टीचर हूँ, पहले ज़माने टाइप का टीचर हूँ कि एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार समझाएँगे। मज़ेदार बात ये है कि किसी विद्यार्थी से मैं कभी फेस टू फेस नहीं मिला हूँ, लेकिन लगाव उतना ही है कि अगर वो कमेंट कर दे रहे हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ रही है कि नहीं, विद्यार्थी को समझना ज़रूरी है। तो हमने समझाने के लिए एक सामान्य विषय को उठाया। समझना ज़रूरी है, इसीलिए हमने सामान्य विषय को उठाया है, प्रदूषण को। मान लीजिए प्रदूषण पे सवाल आ जाता है खूब घुमा-फिरा कर,
तो भी आपको लिखना वही है जो प्रदूषण के बारे में आपने किताबों में पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का एक फॉर्मेट होता है, उसी आधार पर कठिन और सरल तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन विद्यार्थी वही लिखते हैं जो वो जानते हैं। तो प्रदूषण पर उत्तर लिखते समय पहले तो आपको भूमिका के अंतर्गत परिभाषा देनी है प्रदूषण की, और अगर किसी प्रदूषण या पर्यावरणविद का कथन आपको याद आ रहा है तो उसको लिख देना है। फिर इसके बाद प्रदूषण कितने प्रकार का है उसका एक सीरीज टाइप का दे देना है, और कोशिश करना है कि 75 से 100 शब्दों में ये सब हो जाए। इसके बाद जब आपने प्रकारों की बात कर ली तो विषय विस्तार पर आप ध्यान देंगे। इसमें क्रमशः जो विचारों को सुनियोजित करने की बात की जा रही थी, सुव्यवस्थित करने की बात की जा रही थी, तो जैसे आप वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो फिर जल प्रदूषण की बात कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि सबसे पहले आप ध्वनि प्रदूषण की बात करने लगे, तो क्रम रखना है आपको। कुल मिलाकर बात यही है। तो इन प्रदूषणों पर बातचीत करते समय उनके प्रभावों को रेखांकित करना है कि हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसा कि हमने बताया था कि इसको आपको बांट कर लेना है, फिर निष्कर्ष पर जाना है। तो इसके सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं पर बात करना है। प्रदूषण को बचाने के लिए सरकारी और व्यक्तिगत रूप से क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, उनको लेकर आप अपना एक निष्कर्ष दे सकते हैं, और इसको ध्यान में रखिए कि 100 शब्दों में रहे। कुल मिलाकर आप कोशिश कीजिए कि 800 शब्द तक आपका उत्तर पहुंच जाए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार इन निबंधों को कम समय में कहाँ से पढ़ें। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप दृष्टि आईएएस की बुक खरीद लीजिए। अभी इसके अलावा मुझे कोई विश्वसनीय निबंध की पुस्तक नहीं दिख रही है, हालांकि उसमें भी जो सिलेक्टेड लोग हैं उन्हीं के निबंधों को उसमें रखा गया है, और कुछ को तो लेखक भी बना दिया गया है, ठीक है। और नाम दृष्टि आईएएस जिसके माध्यम से आप सभी जानते हैं उनका है, भूमिका उन्होंने लिखी है। और हमने आप सभी को बताने के लिए भूमिका को भी खोजा, तो बिजनेसमैन इतने प्रखर होते हैं कि भूमिका भी पूरी पढ़ने के लिए नहीं दी गई है। आप जब किताब खरीदेंगे तभी भूमिका पढ़ सकते हैं। किताब लिखने के लिए हमने भी लिखी है, लेकिन भूमिका आप दोनों किताबों की पूरी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने दृष्टि की आप देखा पीडीएफ ऑनलाइन ही, तो उसमें कट करके ही दिया गया है। खैर, आप पुस्तक खरीद लें तो बेहतर रहेगा। अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो दृष्टि की ही ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए एक लिंक को हम दे देंगे कमेंट बॉक्स में, आप जाकर इस पर देख लेंगे। इस पे अलग अलग तरीके के निबंध दिए गए हैं जो कि आपके काम में आ सकते हैं, और जो हमने मॉडल पेपर आप सभी को दिया हुआ है उससे मिलते जुलते अगर निबंध यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगा कि चाहे वो हिंदी के विद्यार्थी हों, चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हों, उनके लिए निबंध लेखन को लेकर विचार करना चाहिए, और जो कुछ अनुभव है या फिर पढ़कर प्राप्त किया गया अनुभव है, उसको अपने विद्यार्थियों से शेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, क्योंकि कई बार मार्गदर्शन ही आपके जीवन में बहुत कुछ करा देते हैं, कम से कम आपके मनोबल को बढ़ा देते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको पता लग गई होगी कि निबंध का प्रारूप तय करते समय कितने कितने शब्दों की सीमा हम तैयार करें कि कम से कम एक बेहतर उत्तर लिख लें। तो आज के प्रयास को लेकर आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।